नमस्कार, शाम के 6:30 बज रहे हैं। वक्त है 2019 की 19 कहानियों का। मैं हूं आपके साथ में मानसा मालिक। 19 की 19 कहानियां यानी एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें न सिर्फ आप आज की हर बड़ी खबर देखेंगे बल्कि हर बड़ी खबर की पूरी कहानी भी जान सकेंगे। आज की पहली कहानी ईवीएम हैक विवाद की है। बीते 24 घंटे से आपने ईवीएम विवाद पर कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बयान सुने होंगे, लेकिन क्यों लड़ रहे हैं ये दोनों दल? ईवीएम हैक विवाद की नई और पूरी कहानी क्या है, देखिए रिपोर्ट। भारतीय चुनाव में ईवीएम हैक का दावा करने वाले अमेरिकी साइबर एक्सपर्ट सैयद शुजा पर चुनाव आयोग एफआईआर दर्ज करेगा। सैयद शुजा ने लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत में चुनाव के दौरान ईवीएम हैकिंग का दावा किया था। हैरान करने वाली बात यह है कि लंदन की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल भी मौजूद थे। बीजेपी के मुताबिक भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ ये कांग्रेस प्रायोजित साजिश है। और कहा गया कि 14 में हैकिंग से मोदी जी जीते हैं। 2014 के चुनाव में आप याद करिए, यूपीए पावर में थी, हम नहीं थे। तो जो हम सत्ता में थे नहीं, तो फिर भी हमारी इतनी हैसियत थी कि साहब हम हैकिंग कर सकते थे। ये कौन सा लॉजिक है? ईवीएम हैक विवाद की पूरी कहानी ये है। लंदन में हैकाथॉन के दौरान सैयद शुजा ने 2014 के आम चुनाव में ईवीएम हैक करने का दावा किया। बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम के आयोजक आशीष रेत है, जो कांग्रेस समर्थक है। कार्यक्रम में कपिल सिब्बल की मौजूदगी ने बीजेपी को पलटवार करने का बड़ा मौका दे दिया। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि ईवीएम को लेकर लगाए गए आरोप निराधार हैं। एक नहीं अनेक बार चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम मशीन को कोई हैक करके बताए, कोई आया नहीं, लेकिन ठीक चुनाव के पहले हार का बहाना तलाश रही कांग्रेस। चुनाव में जब कांग्रेस जीते तो ईवीएम सही, लेकिन बीजेपी जीते तो ईवीएम गलत। बीते 5 साल में कांग्रेस की यही नीति रही है। 10 साल यूपीए सत्ता में रही कांग्रेस की अगुवाई में, तो ईवीएम ठीक था। 2007 में मायावती जी यूपी में कस के जीती, तो ईवीएम ठीक था। 2012 में उसी ईवीएम से अखिलेश यादव जीते उत्तर प्रदेश में, तो ईवीएम ठीक था। ममता जी बंगाल में जीती विधानसभा में 2 बार और लोकसभा में काफी जीती, तो ईवीएम ठीक था। श्रीमान केजरीवाल जी जीते दिल्ली में, तो ईवीएम ठीक था। अमरिंदर सिंह जीते पंजाब में, तो ईवीएम ठीक था। एलडीएफ जीता केरला में, तो ईवीएम ठीक है। मैंने इतने उदाहरण दिए, लेकिन जब बीजेपी जीते तो ईवीएम खराब है। ये कौन सा लॉजिक है भाई? ईवीएम के खिलाफ कांग्रेस के दुष्प्रचार की पूरी कहानी ये है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि ईवीएम के जरिए मोदी लहर को खत्म किया जाए। कांग्रेस को 2014 की तरह 2019 में भी मोदी का पलड़ा भारी दिख रहा है। कांग्रेस ये भी चाहती है कि अगर 2019 में हार हुई तो इसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर राहुल गांधी पर न आए। इसलिए ईवीएम को बलि का बकरा बनाया जाए। राहुल गांधी ईमानदारी से बताएं, और इस तरह के कितने खुराफात आपके द्वारा होने वाले हैं कि आप अपने चुनाव में होने वाली प्रामाणिक हार को कितने बहाने ढूंढने, कितने बहानों से बचाने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक ऐसी कोई संवैधानिक संस्था नहीं जिसे कांग्रेस ने निशाना ना बनाया हो। हमारी पार्टी हमारे नेता के खिलाफ जो बार बार इंस्टीट्यूशन को कॉम्प्रोमाइज करने का आरोप लगा रही हैं, उसकी सबसे बड़ी आरोपी है कांग्रेस पार्टी, जो सुनियोजित तरीके से भारत की संवैधानिक और वैधानिक संस्थाओं की अस्मिता को कमजोर कर रही है। कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि भारत की तरह कनाडा, बेल्जियम, रोमानिया, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, नॉर्वे और वेनेजुएला में भी ईवीएम से चुनाव होता है, जबकि रूस, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका और मलेशिया जैसे देश भी भारत की तरह ईवीएम से चुनाव कराने की तैयारी में जुटे हैं। कोलकाता में महागठबंधन की मेगा रैली के बाद पहली बार बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ममता की गढ़ में जंग का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल के मालदा में अमित शाह ने महागठबंधन से लेकर ममता सरकार पर बड़े प्रहार किए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। 2019 के चुनाव की भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत करने के लिए आया।
इसका श्री गणेश करने के लिए आया हूं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में 2019 लोकसभा चुनाव का श्री गणेश कर दिया। स्वाइन फ्लू से उबरने के बाद पहली रैली पश्चिम बंगाल के मालदा में करने वाले अमित शाह ने ममता सरकार और मोदी विरोधी महागठबंधन पर करारा प्रहार किया। ये 23 लोग जो ब्रिगेड ग्राउंड पर बैठे थे, उसमें 9 तो प्रधानमंत्री बनने वाले थे। एक ही मंच पर 9 प्रधानमंत्री बैठे थे। लाइन लगी है, लाइन। हमारे यहां एक ही नेतृत्व है, पूरा एनडीए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चट्टान की तरह खड़ा हुआ। महागठबंधन के खिलाफ अमित शाह के आक्रामक तेवर की पूरी कहानी ये है कि शनिवार को ही ममता बनर्जी ने कोलकाता में मोदी विरोध में बड़ी रैली आयोजित की थी। उस रैली में कांग्रेस समेत यूपीए के सहयोगी दल भी मौजूद थे। बीजेपी को लगता है कि ममता बनर्जी खुद को पीएम मोदी के विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश में जुटी है। अमित शाह ने मालदा की सभा में मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं से पूछा कि क्या तृणमूल सरकार रहेगी या जाएगी। सवाल पूछते समय शाह ने गिनाया कि किस तरह ममता बनर्जी सरकार ने एक के बाद एक हिंदू विरोधी और देश विरोधी कदम उठाए। कि हत्याएं कराने वाली है तृणमूल सरकार, बंगाल में रहेगी या उखाड़ कर फेंक दी जाएगी। जो लोकतंत्र का गला घोट रही है, भारतीय जनता पार्टी को अपनी चुनाव यात्रा निकालने नहीं दे रही है, ऐसी तृणमूल सरकार रहेगी या जाएगी। भ्रष्टाचार करने वाली तृणमूल सरकार रहेगी या जाएगी? जोर से बोलो भाई। ममता बनर्जी के खिलाफ अमित शाह के आक्रोश की बड़ी वजह ये भी है कि मालदा एयरपोर्ट पर अमित शाह के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की इजाजत ममता सरकार ने नहीं दी थी। बीजेपी के विरोध के बाद एक होटल के हेलीपैड पर शाह के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग को मंजूरी मिली। अमित शाह ने नागरिकता संशोधन बिल पर ममता बनर्जी को कड़ी चेतावनी दी। शाह ने बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों को भारत में जगह मिलने का भरोसा देते हुए कहा कि इस बार नागरिकता संशोधन बिल का मामला चुनाव में बड़ा मुद्दा होगा। बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए हैं, वो जवाब चाहते हैं आपसे। आप बताओ, आप सिटीजनशिप बिल का समर्थन करोगे या नहीं करोगे? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का समर्थन करोगे या नहीं करोगे? मुझे भरोसा है मित्रों, वो नहीं करेगी। इस बार चुनाव में सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट बिल 2016 ये चुनाव का मुद्दा बंगाल में बनने वाला है मित्रों। नागरिकता संशोधन बिल की पूरी कहानी अब समझिए। नागरिकता संशोधन बिल 2016 में ये प्रावधान है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैन, पारसियों और ईसाइयों को बिना वैध दस्तावेज के भारतीय नागरिकता मिल सकेगी। ममता बनर्जी की पार्टी इस बिल के विरोध में है। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें घुसपैठिया मुक्त बंगाल दूंगा। शायद यही कहने की कोशिश की अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की जनता से। 13वें वित्त आयोग में कांग्रेस ने 1,32,000 करोड़ दिया। 14वें वित्त आयोग में नरेंद्र मोदी जी ने 3,95,406 करोड़, 2.5 गुना पैसा ज्यादा हमने दिया है। मगर ममता दी, ये पैसा कम पड़ जाता है, क्योंकि आधा तो आपके लोग खा जाते हैं और आधा जो घुसपैठिए घुसे हैं वो खा जाते हैं। एक बार यहां कमल खिला दीजिए, एक भी घुसपैठिया बंगाल के अंदर घुस नहीं सकता मित्रों, घुस नहीं सकता। भारत माता की जय और वंदे मातरम की गूंज के बीच अमित शाह की रैली में मां दुर्गा का मुद्दा भी उठा। अमित शाह ने याद दिलाया कि किस तरह ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन पर रोक लगा दी थी। दुर्गा विसर्जन की परमिशन नहीं, कहा पाकिस्तान जाकर करेंगे हम। सरस्वती पूजन नहीं होगा, कहां जाकर करेंगे? अरे मां सरस्वती हमें जीवन जीने का संस्कार देती है, वाणी देती है, विद्या देती है, हमें संस्कार देती है।
आस्था और महोत्सव के लिहाज से पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का महत्व काफी ज्यादा है। हर परिवार का सीधा जुड़ाव दुर्गा पूजा से है। बीजेपी दुर्गा भक्तों को याद दिलाना चाहती है कि किस तरह ममता सरकार ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए दुर्गा विसर्जन पर रोक लगा दी थी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को आज फिर बड़ी कामयाबी मिली। शोपियां में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। मारे गए आतंकियों में आईपीएस ऑफिसर का भाई और हिजबुल कमांडर शमसुल हक भी शामिल। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आज सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों को जैनपुरा इलाके में कई आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकी मारे गए। मुठभेड़ में मारे गए 3 आतंकवादियों में से एक आईपीएस अधिकारी का भाई और हिजबुल कमांडर शमसुल हक भी शामिल है। शमसुल हक 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी इनामुल हक का छोटा भाई है। इनामुल अभी पूर्वोत्तर भारत में तैनात हैं। शमसुल आतंकी बनने से पहले श्रीनगर के कॉलेज से यूनानी मेडिसिन की पढ़ाई कर रहा था। मुठभेड़ के दौरान एक जवान भी घायल हुआ है। सूत्रों के मुताबिक मारे गए आतंकवादियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। इससे पहले सोमवार को भी बड़गाम में बर्फबारी और पत्थरबाजी के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया था। और आइए अब आपको मदरसों से आईएसआईएस के पुनर्जन्म की चेतावनी वाली बड़ी खबर और उसकी पूरी कहानी बताते हैं। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने एक बार फिर मदरसों की शिक्षा पर सवाल उठाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर देश भर में चल रहे प्राइमरी मदरसों को बंद करने की मांग की है। वसीम रिजवी ने खत लिखकर कहा है कि मदरसों में छात्रों में आतंकी संगठन आईएसआईएस की विचारधारा फैलाई जा रही है। देवबंद और वहाबी मदरसे मुसलमान बच्चों में इस्लाम का गलत प्रचार करके उन्हें जिहाद के लिए तैयार कर रहे हैं। कट्टरपंथी मानसिकता उनके जहनों में भरी जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 15 साल के अंदर हिंदुस्तान में आधे से ज्यादा मुसलमान आईएसआईएस की विचारधारा का समर्थक होगा। वसीम रिजवी ने खत में लिखा है कि प्राथमिक मदरसे बंद नहीं हुए तो 15 साल बाद देश का आधे से ज्यादा मुसलमान आईएसआईएस की विचारधारा का समर्थक हो जाएगा। बहुत बड़े पैमाने पर मदरसों में तालीम लेने वाले बच्चों को इस्लामिक शिक्षा के नाम पर दूसरे धर्मों से काटा जा रहा है। बच्चों में इस्लाम के नाम पर कट्टरपंथी सोच पैदा की जा रही है। ये देश के लिए एक बड़ा खतरा है। मैं वसीम रिजवी से भी और साथ साथ देश के प्रधानमंत्री से भी और जितनी भी इस तरह की हिंदुत्व कट्टरवादी सोच रखने वाले लोग हैं उनसे कहता हूं कि मदरसों का निरीक्षण करें, मदरसों में जाएं। देश के अंदर मदरसे हैं, कोई बाहर से तो है नहीं, सब जाएं और देखें उनमें क्या है। अगर कहीं भी आईएसआईएस का कोई इस तरह की गतिविधि पाई जाती है तो हम भी उस मदरसे के साथ नहीं, उस बच्चे के साथ नहीं, उस आदमी के साथ नहीं जो इस तरह की गतिविधि करता है। वसीम रिजवी ने कहा है कि आईएसआईएस धीरे धीरे पूरी दुनिया में मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में अपनी पकड़ बना रहा है। पिछले दिनों एनआईए ने दिल्ली यूपी में कई जगहों पर छापेमारी की थी। छापेमारी में एनआईए ने कई हार्ड डिस्क जब्त किए थे। इन हार्ड डिस्क से एनआईए को आतंक के कोड के बारे में पता चला है। 3 नंबर की किताब रिवॉल्वर और 9 नंबर की किताब पिस्टल का कोड वर्ड था। टाइम बम को पटाखा, सुतली से बनाए जाने वाले देसी बम को रस्सी और रॉकेट लॉन्चर को उड़न तश्तरी कहा जाता था। खटमलों को शीरमाल और कबाब खिलाने हैं का मतलब धमाके के जरिए कोई बड़ा हमला करना है। हथियारों की सप्लाई के लिए नईम वाला काम कोडवर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। कश्मीर या देश के बाहर फोन पर बात करते वक्त आतंकियों के ग्रुप को फ्लाइट के नाम से पुकारते थे। आतंकी कहते थे कि पहली फ्लाइट दूसरी फ्लाइट जा चुकी है। सिद्धगंगा मठ के प्रमुख शिव कुमार स्वामी का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। सोमवार को 111 साल के शिव कुमार स्वामी का निधन हो गया था। पीएम मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। सिद्धगंगा मठ के प्रमुख शिव कुमार स्वामी का आज कर्नाटक के तुमकुरु में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मौके पर राज्य के सीएम एचडी कुमारस्वामी, भारतीय जनता पार्टी के नेता बीएस येदियुरप्पा समेत कई हस्तियां मौजूद रहीं। कर्नाटक के कई राजनेताओं ने शिव कुमार स्वामी के अंतिम दर्शन किए। भारी संख्या में आम लोग भी उनके अंतिम दर्शनों के लिए जुटे थे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन में श्री शिव कुमार स्वामी को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। मैं डॉक्टर श्री 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 शिव कुमार स्वामी जी के निधन पर अपना शोक व्यक्त करना चाहता हूं। ऐसे महान संत, महाऋषि का जाना हम सभी के लिए
बहुत दुखद है। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट के इतिहास में विराट कोहली ने वो कर दिखाया है जो आज तक कोई भी खिलाड़ी नहीं कर सका। विश्व क्रिकेट में किंग कोहली का जलवा कायम है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने एक बार फिर से अपनी बादशाहत दिखाई है। आईसीसी अवार्ड्स में विराट ने अवार्ड्स की हैट्रिक लगा दी। कोहली को आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के साथ साथ साल 2018 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया। विराट सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के हकदार भी बने।